Assalamualaikum everyone. Let's start with another topic of assessment that is item analysis. सबसे पहले देखते हैं कि item analysis होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से किया जाता है। Item analysis बेसिकली एक statistical procedure है जिसके ज़रिए ये देखा जाता है कि टेस्ट के अंदर जो आइटम्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं है या वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है कि कोई उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान, या वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे। ये सब चीज़ें की जाती हैं आइटम को एनालाइज करने के लिए, और उससे हम अपने टेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आइटम्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना सकते हैं जिससे एक टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर हो जाती है। अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखें तो आई होप इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट आइटम एनालिसिस का क्लियर हो जाएगा कि आइटम एनालिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है या आइटम एनालिसिस क्यों करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एक पहली जो पॉइंट लिखा है उसमें हम लोग एक क्राइटेरिया सेट कर दिया हुआ है दैट 90% आइटम एनालिसिस रिजल्ट है, बट एग्ज़ाम का जो मीन है फॉर आइटम्स वो हमारे पास 50% आया। एक ज़्यादा गैप है ये। अब ये गैप क्यों आया, इसकी रीजंस क्या थी। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है आइटम एनालिसिस की। या तो उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, या तो टीचिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या जो आइटम बनाया गया था उसकी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं स्टेट की गई थी और उसमें कुछ कंफ्यूजन रह गई थी। या फिर ये कह लें कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बनाया गया, डिस्ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं बनाया गया, वो सिमिलर लग रहा नहीं था करेक्ट आंसर की, और स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई और उसने सही आंसर मार्क कर दिया या फिर उसने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, और इन सब कंफ्यूजिंग चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और अपने आइटम को प्रॉपर वे में एक परफेक्ट आइटम बनाने के लिए आइटम एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमारा आइटम जो है और हमारा टेस्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है क्वालिटी वाइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आइटम एनालिसिस के 3 गोल हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइटम एनालिसिस करने के लिए इन तीनों की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक डिफ़िकल्टी लेवल क्या है आइटम का, आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसके डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवनेस शो कर रहे हैं या नहीं। इन तीनों को हम डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइटम डिफ़िकल्टी, जिससे हम लोग आइटम एनालिसिस कर सकते हैं। आइटम डिफ़िकल्टी को फैसिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है, और ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो आइटम हमने क्रिएट किया है वो बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा। इस चीज़ का हमें तब पता चलता है जब नंबर ऑफ प्रोपोर्शन हम लोग देखें कि करेक्ट कितने स्टूडेंट ने आंसर मार्क किया। आइटम डिफिकल्टी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर गिवन है, दैट इज कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स जिन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया था उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमें ये नहीं बता सकता अभी भी कि वो आइटम या वो नंबर जो है वो आइटम डिफ़िकल्टी शो कर रहा है, वो आइटम बहुत ज़्यादा इजी है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उस नंबर से हमें तब भी नहीं पता चलेगा। अब उस नंबर को फर्दर हम लोग इस क्राइटेरिया में पुट ऑन करेंगे और फिर हम लोग को पता चलेगा कि आइटम बहुत ज़्यादा इजी था या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या वो मॉडरेट था, उसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर तो हमारे पास आइटम डिफ़िकल्टी की वैल्यू 30% और 70% के दरमियान में आई है, दैट मीन्स आइटम एक्सेप्टेबल है। और अगर वैल्यू 30% से बिलो आई है, दैट मीन्स आइटम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। अगर 70% से ज़्यादा आई है, दैट मीन्स आइटम बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। आइटम डिस्क्रिमिनेशन हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि टेस्ट के अंदर जो हमने आइटम क्रिएट किया है वो डिस्क्रिमिनेट हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान कर पा रहा है या नहीं।
इसकी जो वैल्यू है वो रेंज करती है -1 से +1 के दरमियान। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाई अचीवर्स माइनस नंबर ऑफ लो अचीवर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स। इसका जो आंसर आएगा उसको भी हम आइटम डिफिकल्टी के जिससे आंसर आया था और उसको क्राइटेरिया में पुट किया था और फिर चेक किया था कि वो इजी था या डिफिकल्ट। सेम यहाँ पे भी आइटम डिस्क्रिमिनेशन के फार्मूले के अंदर वैल्यूज लगाने से जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसको हम इस क्राइटेरिया में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि आइटम हमारे पास डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वैल्यू 0.40 से ज़्यादा है दैट मीन्स आइटम हाईली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसको हमें रिटेन रखना है, हमें उसे इंक्लूड करना है टेस्ट में। और ऐसा आइटम हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट यानी फ़र्क कर रहा होता है। अगर वैल्यू 0.20 से 0.39 के दरमियान है दैट मीन्स आइटम की डिस्क्रिमिनेशन मॉडरेट है। ऐसे आइटम को भी हमें चेक कर लेना चाहिए और इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। इसी तरह अगर आइटम की वैल्यू 0.10 से 0.19 के दरमियान आई है दैट मीन्स बहुत ही कम डिस्क्रिमिनेशन है, आइटम बहुत ही कम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान। ऐसे आइटम को या तो हमें रिमूव कर देना चाहिए या हमें उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके उसे इंक्लूड कर देना चाहिए। इसी तरह अगर वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो आ रही है या फिर आइटम डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू फार्मूला में लगाने से नेगेटिव में जा रही है दैट मीन्स आइटम डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान। ऐसे आइटम को हमें रिमूव कर देना चाहिए। लास्ट पे हमारे पास है डिस्ट्रक्टर पावर। इसको हम इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली हमें बताता है कि एक आइटम यानी एक आइटम के जो ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रक्टर बेसिकली कहते ही इनकरेक्ट ऑप्शंस को हैं। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं कि स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर के साथ उसको कंफ्यूज कर रहे हैं और वो करेक्ट आंसर समझ के उसको मार्क कर रहे हैं। अगर तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क कर दिया है दैट मीन्स वो ऑप्शन करेक्ट आंसर के बिल्कुल करीब तरीन था और उसने कंफ्यूजन क्रिएट की। दैट मीन्स ऐसा डिस्ट्रक्टर हाईली डिस्ट्रक्टर होगा, उसकी पावर बहुत हाई होगी। आई होप आइटम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।